नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में लोकसभा में आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर चर्चा करेंगे जवाब। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े दो और समूहों का अलगाववाद को त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार में अलगाववाद ले रहा है अंतिम सांस। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कर रही है काम। कृषि मंत्री ने कहा, दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर भारी टैरिफ की घोषणा का यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की निंदा की और कहा, यूरोपीय ऑटोमोटिव निर्यात पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले पर है गहरा अफसोस। और राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स और स्विमिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। 800 मीटर फ्री स्टाइल में आहिल शेख और महिला वर्ग में सूबिया आर मुल्लानी ने जीता स्वर्ण पदक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस गुरुवार को खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए 1948 की एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया था कि कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रबंधन का हिस्सा थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह के खिलाफ नोटिस दिया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने 24 जनवरी 1948 को भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रेस बयान का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष शुरू करने की घोषणा की थी। इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों की एक समिति द्वारा किया जाना था। मंगलवार को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में पीएम राहत कोष बनाया गया था और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएम केयर फंड शुरू किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में इस फंड पर सिर्फ एक परिवार का नियंत्रण था। I have declined with a deep sense of anguish and pain that we rushed to invoke breach of privilege. We rushed to the media, give it traction, try to tarnish image, and I have said on number of occasions, this house will not be a platform to ruin reputations of people. जम्मू कश्मीर में हुर्रियत की दुकान अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। यहां के लोग अब अलगाववाद से तौबा कर रहे हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। कश्मीर में हो रहा ये बदलाव जल्द ही अलगाववाद पर ताला लगा देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कश्मीर घाटी से एक और बड़ी खुशखबरी। हुर्रियत से जुड़े दो और समूहों जम्मू कश्मीर तहरीक-ए-इस्तिक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक-ए-इस्तिक़ामत ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्मित नए भारत में अपना विश्वास जताया है। मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित भारत विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर और उत्पादों की गुणवत्ता में काफी सुधार ला सकता है। जितिन प्रसाद ने कहा कि कृषि, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया था। We have a population which also is in the villages where India resides, and AI will be so good and beneficial for them. It will transform their lives, the level of income, the standard of living, the quality of products. So let's say, for example, the three things that India will be focusing on for showing and how AI is going to transform lives is going to be agriculture, it's going to be education, it's going to be medical. सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत जारी है। इस मामले में सपा सांसद के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। करणी सेना ने वाराणसी में सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ परिवाद दायर किया है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। इसके पहले आगरा में भी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ परिवाद दाखिल की गई थी। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इन दिनों बयानबाजी को लेकर विवादों में हैं। राणा सांगा को लेकर टिप्पणी पर कई दिनों से सियासत भड़की हुई है। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने गायों को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि किसान, खासकर गौले के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वह अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह से कट चुका है। दुर्गंध आने लगे तो समझना यही चाहिए कि वो समाज से दूर हो गया है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। और तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जो विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। इस बीच भाजपा की विधायक वंती श्रीनिवासन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ सीएम स्टालिन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार के पास संशोधन लाने का अधिकार है। It is an elected government here. The DMK is running a government. When the DMK is bringing any new law, I have put my question before the Honorable Chief Minister. In Tamil Nadu, any municipality or any panchayat or any corporation, whether they can bring any resolution of asking the state government to withdraw certain amendment or not to pass any act. So how? This such a it is 150 years of the assembly here in Tamil Nadu. How a resolution could be passed like that? So we have to respect the constitution and also as well as the mandate of the people. So because of which we have opposed the resolution and we have walked out of the assembly. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समृद्धि और मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने किसानों की उपज खरीदी को लेकर मोदी सरकार के निर्णयों की जानकारी दी।
कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है, इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण और प्रोत्साहन को लेकर भी जानकारी दी। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करे। और आजकल डॉक्टर्स मरीजों के बीच अक्सर झगड़े की बात सामने आती है। इस समस्या को हल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान एक नई पहल की है। कैसे डॉक्टर और मरीजों के बीच बेहतर संवाद और संबंध हो, इसके लिए संस्थान ने डॉक्टरों के लिए एक विशेष कोर्स तैयार किया है। कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टकराव की स्थिति में क्या किया जाए पर खास जोर दिया गया है। हेल्थ प्रोफेशनल को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरज शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम चला रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और इसमें सबसे अहम रोल है राष्ट्रीय परिवार एवं कल्याण संस्थान का, जो लगातार ट्रेनिंग देता है हेल्थ प्रोफेशनल का। हमारे साथ इसके डायरेक्टर डॉक्टर धीरज शाह हैं। सर, हेल्थ प्रोफेशनल कैसे आप तैयार करते हैं, कितनी ट्रेनिंग मॉडल्स है यहाँ पे, किस तरीके से वो प्रक्रिया चलती है? हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कई तरह की ट्रेनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है। कुछ तो हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते हैं जो कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर और कई तरह के जो पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। उसके अलावा हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी चलाते हैं, जिसके अंदर से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स बड़ा पॉपुलर है। उसके अलावा हम इस संस्थान में 100 से 150 ट्रेनिंग फिजिकली हर साल यहाँ पर करते हैं। पिछले साल हमने 150 ट्रेनिंग करी है, जिसके अंदर हम एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक मेजर उसके अंदर टॉपिक रहता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किस तरह से अपने सिस्टम्स को अच्छे से चला पाएँ, जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बना पाएँ, पॉपुलेशन को अच्छे से कैटर कर पाएँ, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर पाएँ। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अस्पतालों में और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर जो बीमार लोग आते हैं तो उनसे किस तरह से बातचीत की जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से बेटर हों, उनका अगर कन्फ्लिक्ट हो गया है तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से बेटर हो। तो इन सभी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पर हम लोग इस संस्थान में ट्रेनिंग करते हैं। खासतौर पर जो नर्सिंग ट्रेनिंग की बात होती है कि नर्सिंग ट्रेनिंग भी बड़ा अहम रोल है, नर्सिंग बैकबोन माना जाता है, उनकी कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं? नर्सिंग की हम इस संस्थान के माध्यम से एक हम कैस्केड लेवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पूरे देश की नर्सेज में हमने कुछ मास्टर ट्रेनर डेवलप करे हैं जो कि हर स्टेट में मौजूद हैं। और अब उन स्टेट्स में पार्टनर्स के माध्यम से, जैसे कुछ स्टेट्स में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, कुछ स्टेट में कुछ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ में मिलकर अब हम स्टेट लेवल पे नर्सेज की ट्रेनिंग करा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुंच रहे हैं, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेंगे। कोई महामारी अगर फ्यूचर में आता है तो उसको लेकर के कैसे देश तैयार रहे, उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देने में काफ़ी सक्षम है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और
और इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैश कांड के आरोपों में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला रद्द किए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम से अनुरोध किया कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला वापस लें और न्यायिक कार्य के अलावा सभी प्रशासनिक कार्य वापस लें, जो पहले ही वापस ले लिए गए हैं। वहीं हाई कोर्ट पर एसोसिएशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मिलने सुप्रीम कोर्ट भवन में मुलाकात की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बार की चिंताओं पर कोर्ट गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। CJI से भेंट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बार अनिश्चितकालीन हड़ताल के अपने निर्णय पर दोबारा विचार करेगी। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है। क्या आपका आशीर्वाद जब डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होता है और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तब सरकार अच्छी योजनाओं को लेकर के आपके पास आ पाती है। और उसी में आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हो रही है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। और मुंबई में आज फिक्की EYM&E इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि उद्योग में बड़ी मात्रा में विषय वस्तु का एकीकरण और व्यापक लोकतंत्रीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और व्यापक क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हैं। प्रसार भारती के CEO ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उद्योग में तकनीक की अहम भूमिका है, न केवल सृजन में बल्कि वितरण में भी। उन्होंने कहा कि इससे कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिनमें विषय वस्तु के नए प्रारूप शामिल हैं, जो जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने दोहराया कि हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस तरह की विषय वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। प्रसार भारती के CEO ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की पहल की है और इस संस्थान के माध्यम से प्रौद्योगिकी और विषय वस्तु का समन्वय संभव हो पाएगा। जहाँ तक मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का सवाल है, तो उसमें जितने भी बड़े कार्यक्रम पिछले कई सालों में इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा किए गए हैं, उनमें एक चीज़ जो उभर के सामने आती थी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा होती थी। अगर कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो केवल उसके बारे में बात हो रही है, अगर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है तो केवल उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आज का जो माहौल है, जो परिदृश्य है, उसमें ये कहना मुश्किल हो गया है कि टेक्नोलॉजी कहाँ ख़त्म होती है और कंटेंट क्रिएशन कहाँ शुरू होता है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी तरीके से जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी और कंटेंट के बीच की जो सीमा रेखा है वो लगभग अब ख़त्म होती जा रही है। मुंबई में अभी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से
एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ की आधारशिला हो रही है और अगले कुछ समय में एक ये ऐसा इंस्टीट्यूट उभर के सामने आएगा जिसमें टेक्नोलॉजी और कंटेंट दोनों का जो क्रॉसओवर है उसके बारे में हमारे बच्चों को पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि ऐसा करने से हमारे यहाँ की जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो हर तरीके से उभर करके फ्रंट फुट पे आकर के खेलेगा, केवल बैक ऑफिस का काम नहीं करेगा। प्रसार भारती के सीईओ ने आगामी वेव्स के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और वे सीईओ राउंड टेबल की अध्यक्षता भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद कई सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। समिट हो रहा है यहाँ, जो हमारा मुख्य विषय है, 1 से 4 मई के बीच यहाँ मुंबई में जियो सेंटर में एक वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट किया जा रहा है और इसमें इन सभी एस्पेक्ट्स पे जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, अलग अलग सेमिनार्स में जिनके ऊपर बात होती है, वो इस बार एक छत के अंदर आकर के कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, वीएफएक्स, गेमिंग, जो भी सारे इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनके सब लोग यहाँ पर रहेंगे और उन सबको आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके एक ये मौका रहेगा कि इस सेक्टर को आने वाले दिनों में कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, उसके लिए किस तरीके का हमको एक पॉलिसी एनवायरनमेंट तैयार करना है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स केइज़ई दोयुकाई के अध्यक्ष ताकेशी निनामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव केइज़ई दोयुकाई के अध्यक्ष ताकेशी निनामी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करके प्रसन्नता हुई। उनके भारत की इस यात्रा से प्राप्त सकारात्मक बातों पर गौर किया गया। शासन व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कारोबार के क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन की भारत की कहानी साझा की। मुझे विश्वास है कि केइज़ई दोयुकाई भारत जापान संबंधों को और भी ऊंचे स्तर तक ले जाने में उत्प्रेरक साबित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर भारी टैरिफ की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि ट्रंप ने विदेशी निर्मित वाहनों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। वहीं ट्रंप के इस कदम से ऑटो सेक्टर में खलबली मच सकती है, क्योंकि ट्रंप का यह कदम व्यापारिक साझेदारी के साथ तनाव को बढ़ाने वाला है। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सभी ऑटो आयातों पर 25% नए टैरिफ की घोषणा की निंदा की। वॉन डेर लेयन ने एक बयान में कहा कि मुझे यूरोपीय ऑटोमोटिव निर्यात पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले पर गहरा अफसोस है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए बातचीत के जरिए समाधान तलाशना जारी रखेगा। और यूक्रेन को लेकर पेरिस में यूरोपीय नेताओं के बीच अहम बैठक हो रही है। बैठक में कीव की स्थिति को मजबूत करने, रूस के साथ शांति समझौते को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमलों को रोकने और उसकी मजबूती पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूरोप की प्रस्तावित सेना यूक्रेन में रूस के खिलाफ तैनात हो सकती है। वहीं फ्रांस ने यूक्रेन को 2 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। और केरल में चल रहे राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष वर्ग स्विमिंग में 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोवा के आहिल शेख को स्वर्ण पदक मिला। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के श्रेयस मधुकर ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं महिला वर्ग में सूबिया और मुल्लानी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं मीटर बैक स्ट्रोक पुरुष वर्ग में हरियाणा के अमन शर्मा को और 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक पुरुष वर्ग में गुजरात के आरुष लांजेवर ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
गौरतलब है कि इन खेलों का आयोजन ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।